आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने हिस्ट्री से एक नया चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना मेरे पास जो हिस्ट्री का बुक है वो हिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक है, पहली बात तो मेरे पास। और वो जो एनसीईआरटी बुक मेरे पास है वो थोड़ा सा पुराना वर्जन है। ठीक है, ये बात आप जान लीजिए कि आपको जानकर शायद हैरानी भी हो कि एनसीईआरटी भी ना अपना जो बुक है वो बार बार रिवाइज करते रहता है। ठीक है, यानी कि अपना बार बार एडिशन वो बदलता रहता है। तो मेरे पास जो एनसीईआरटी बुक है वो 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो पार्ट 1 में जो है वो 6 चैप्टर पूरा है और पार्ट 2 जो है उसमें 7 से आगे है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर नंबर, लेकिन अभी जो आप लोगों के पास होगा नया वाला एडिशन उसमें चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर नए वाले एडिशन में, एनसीईआरटी के नए वाले एडिशन में ये चैप्टर नंबर 6 है और पुराने वाले एडिशन में एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 7 है, जो कि पार्ट 2 में है। जो पार्ट 2 यानी कि दूसरा बुक है एनसीईआरटी का हिस्ट्री का, वो उसमें है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 हो चाहे चैप्टर नंबर 7 हो, उससे हम लोगों का मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि चैप्टर का नाम सेम होना चाहिए। तो सेम नाम है, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। ठीक है, तो ये चैप्टर का हमारा नाम है और इसी चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आपका चैप्टर नंबर 6 है तो आप चैप्टर नंबर 6 कर लीजिएगा, और यदि आपका 7 है तो 7 रहने दीजिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का पहले मतलब समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए वीवर्स है, अच्छा आप ही लोग तो थोड़ा सा पूछते हैं, हम तो बहुत बार बताए भी हैं। वीवर्स का मतलब क्या होता है बताइए। हाँ, जो कपड़ा सिलता है या फिर जो कपड़ा अपने हाथों से बुनता है ना, उसको हम लोग कहते हैं वीवर्स। जैसे मान लीजिए सपोज हमारी मम्मी लोग ठंडे के समय में स्वेटर बुनती है, तो हमारी मम्मी भी क्या हो गई, वीवर हो गई। ठीक है, लेकिन क्या कंप्लीट वीवर नहीं, वो तो उनका केवल ठंडे के समय में होता है कि हाँ एगो बेटे के लिए स्वेटर ये सब बुन देते हैं, है ना। तो वो भी हमारा वहाँ पे जो मम्मी है वो वीवर हो गई। यानी कि वीवर वो लोग होते हैं जो कि कपड़े को बनाते हैं या फिर जो कपड़े को हाथों से बुनते हैं। ठीक है, वो हो गया हमारा वीवर। आयरन स्मेल्टर का मतलब लोहार, हाँ बेसिकली लोहार। तो आप देखते होंगे कि जो लोहार होता है, जो कि लोहा का काम करता है, वो लोहा को पिघला के कभी कभी तलवार बना देता है, कभी कभी भाला, है ना, फिर से और क्या, सुई भी छोटा छोटा सा बना देता है। तो आयरन स्मेल्टर बेसिकली हम लोग किसको कहते हैं, लोहार को कहते हैं, जिसका कि काम आयरन से ही रिलेटेड रहता है। कुदाल फावड़ा ये सब बनाना वही उनका काम होता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और फैक्ट्री ओनर के बारे में भी पढ़ेंगे, मतलब कि कुछ फैक्ट्री हैं जहाँ पे कि सामान बनता है उसके मालिकों के बारे में, यानी कि फैक्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे और फैक्ट्री के मालिकों के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो पूरा का पूरा है ना, वो वीवर्स क्या होते हैं इसके बारे में बताएगा आपको, लोहार यानी कि स्मेल्टर है तो उसका काम क्या है, वो कैसे क्या करता है उसके बारे में बताएगा, और जो फैक्ट्री है और फैक्ट्री का जो मालिक है उसके बारे में भी बताएगा। ठीक है, और एक बात और यहाँ पे हम बता दें कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर होने वाला है आपका, ये उस समय पे लिखा गया है, यानी कि उस समय के बारे में बताएगा जिस समय हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था, यानी कि ब्रिटिशर्स का कब्जा था, उस समय के बारे में हमको ये बताएगा। ठीक है, चलिए तो चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले पॉइंट को हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, आपके बुक में भी, यहाँ पे भी हम लोग ले लेते हैं क्या है, लेकिन बहुत कुछ नया भी सीखने को इसमें मिलेगा। देखिए लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया they were mainly focused on 2 industries, and these 2 industries are textile and iron and steel industry। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अच्छा एक बात हम यहाँ पे और बता देते हैं, हालांकि पहले भी आपको हमने बताया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बोले, ब्रिटिशर्स बोले, है ना, या फिर कंपनी बोले, इन तीनों का मतलब सेम है, यानी कि अंग्रेज जो कि भारत पर रूल करते थे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज जब हमारे भारत में वो लोग रूल कर रहे थे तो उनका मकसद भारत को लूटना तो था ही, है ना, लेकिन उनका मेन फोकस जो था ना वो 2 इंडस्ट्री पे था। देखिए यहाँ पे तो हम लोग इतना चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ से हमको मालूम चल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भलाई के लिए कोई काम नहीं करता था, है ना। उनका मेन मकसद था कि भारत को कैसे भी लूट के कमजोर कर दो और सारा खजाना यहाँ के लेके अपने कंट्री ब्रिटेन चले जाओ, है ना। तो ये उनका मेन मकसद था। लेकिन यदि हम लोग इंडस्ट्री के पर्पस पे देखें तो इनका फोकस जो है ना केवल और केवल 2 इंडस्ट्री पे था, यानी कि 2 बड़े बड़े फैक्ट्री पे था। वो पहला है हमारा टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब जिसमें कि कपड़े उपड़े बनते हैं, सिलाई होते हैं, बुनाई होते हैं उस पर, और दूसरा आयरन एंड स्टील। देखो यहाँ पे ना टेक्सटाइल एक अलग इंडस्ट्री हो गया और आयरन एंड स्टील इसका ये पूरा नाम है, आयरन एंड
स्टील इंडस्ट्री। तो यहाँ पे 3 इंडस्ट्री नहीं समझ लेना है, एक टेक्सटाइल का, एक आयरन का और एक स्टील का। नहीं, ये यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 ही है, एक टेक्सटाइल और एक आयरन एंड स्टील, ये एक है। ठीक है, तो इन पे ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे ज्यादा मेन फोकस है, यानी कि इनके ऊपर इनका नजर था। क्यों नजर था ना, इसके पीछे ना रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए ध्यान से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पीछे इसका नजर होने का सबसे बड़ा रीजन ये है, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे इनका मेन फोकस होने का रीजन ये है कि हमारा जो भारत है ना, वो शुरू से लेकर आज तक बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाता था। ठीक है, और ये कपड़ा इतना अच्छा होता था, इतना मुलायम होता था, इतना सॉफ्ट होता था कि अंग्रेजों का दिल भा गया, दिल उसका टच कर गया, और उनको ये लगने लगा कि यहाँ का जो कपड़ा है ना बहुत बढ़िया है और यहाँ का कपड़े को ही हम पहनेंगे। तो इस वजह से उन्होंने जो है पूरा का पूरा इंडियन टेक्सटाइल को हथियाना चाहा। ठीक है, ये पहला कारण हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग आयरन और स्टील इंडस्ट्री का, है ना। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे आप जान लीजिए कि भारत जो है ना शुरू से लेकर आज तक भी आयरन और स्टील के मामले में बहुत आगे है ना। मतलब कि भारत में आयरन और स्टील बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसका प्रोडक्शन भी बहुत होता है, और इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग इंडिया में अपने भारत का आयरन और स्टील तो इस्तेमाल करते ही हैं, बाकी बाहर भी भेजते हैं अलग अलग कंट्री में। तो यहाँ पे अंग्रेजों को लगा कि भाई ये 2 चीज़ जो यहाँ पे है ना सबसे मशहूर है, तो इन्हीं 2 इंडस्ट्री को सबसे पहले अपने कब्जे में ले लो, क्योंकि यदि हम इन दोनों इंडस्ट्री को अपने कब्जे में लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है वो फटाक से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है अब। चल, तो इस बात को याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे भारत में रूल कर रहे थे तो उनका मेन फोकस जो है वो 2 इंडस्ट्री पे था, पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, आगे उसके बाद अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ना एक चीज़ के लिए और फेमस था उस समय पे, रेलवेज के लिए। याद कीजिए, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बनाया करता था, रेलवे लाइन बिछाया करता था, रेलवे बनाया करता था, यानी कि रेलगाड़ी बनाया करता था। तो क्या रेलगाड़ी बनाने के लिए उसमें जो आयरन और स्टील लगता था, क्या वो अपने देश से लेके आता था? नहीं, वो इंडिया का ही इस्तेमाल करता था। तो इंडिया में इतना ज़्यादा स्टील आयरन था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री था कि उनका यहाँ पे दिल भा गया, दिल टच कर गया उनका। तो उनको लगा कि पहले इन्हीं को लूटते हैं। ठीक है, आगे, when its iron and steel industry started growing, Britain came to be known as the workshop of the world। अब देखिए यहाँ पे हमारे इंडिया में जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री था और जो हमारा आयरन और स्टील का इंडस्ट्री था, ये तो बहुत ज़्यादा आगे था ही। ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल तो करता ही था, साथ ही साथ इसको जो है अपने देश भी लेकर जाता था, ताकि हमारे देश में भी आयरन और स्टील का कोई कमी ना हो। तो ये अपने देश भी लेके, यानी कि ब्रिटेन भी लेके ये लोग जाता था। ठीक है, और ब्रिटेन में चाहे वो टेक्सटाइल हो, यानी कि भारत का कपड़ा हो, या फिर वो आयरन और स्टील हो, इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि यहाँ पे ब्रिटेन को किस नाम से पुकारा जाने लगा, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब ये है कि दुनिया में यदि सबसे बढ़िया काम यदि कहीं पे होता है तो वो होता है हमारा ब्रिटेन। लेकिन क्या ब्रिटेन का वो अपना सामान था क्या? नहीं, वो तो भारत से लेके गया था वो सामान हमारा, लेकिन क्रेडिट उसको मिल गया, है ना। तो ये उसका चालाकी था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। ये पॉइंट समझना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर जिस समय केवल और केवल इंडस्ट्री को बनाने पे ही ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में रूल कर रहे थे, जब उनका भारत में शासन था, तो वो यहाँ से ना बड़े लेवल पे आयरन और स्टील लेके अपने देश जाता था, और वो चीज़ लेके जाके अपने ब्रिटेन में, अपने देश में वो अपना अलग अलग इंडस्ट्री बनाया करता था हमारे आयरन और स्टील से। तो उस दौर को हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अब कोई बोल दे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि वो दौर, वो समय जब केवल और केवल इंडस्ट्री बनाने पे ही फोकस किया जाए, पूरा का पूरा अपना समय, पूरा का पूरा अपना एफर्ट जो है इंडस्ट्री बनाने में लगाया जाए, तो उस दौर को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ना एक और वर्ड इस्तेमाल हो सकता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, और ये कहाँ पे हो रहा था सबसे ज़्यादा? ब्रिटेन में हो रहा था। वो यहाँ से लेके जाते थे, अपने यहाँ पे इंडस्ट्री ये सब बनाया करते थे। लेकिन ये ना जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे जो इंडस्ट्री बन रहा है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे भारत से है।
किस प्रकार से? सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट किया, यानी कि सबसे पहले भारत को अपने कब्जे में लिया। कॉन्क्वेस्ट करने का मतलब कब्जा करना, जीत जाना। तो सबसे पहले उन्होंने भारत को कब्जा किया, उसके बाद यहाँ पे अपना कोलोनाइजेशन कर लिया। कोलोनाइजेशन का मतलब, हाँ, कोलोनाइजेशन का मतलब एक ऐसा दौर, देखिए जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ना SATION लग जाए, क्या लग जाए? SATION लग जाए, तो आप समझ जाइएगा कि वो एक समय का बात कर रहा है, एक पूरे दौर का बात कर रहा है वो, ठीक है। तो कोलोनाइजेशन का मतलब होता है वो समय, वो दौर जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में कॉलोनी बना रहा था। कॉलोनी मतलब एक एरिया डिफाइन कर करके बना रहा था कि भाई तुम गवर्नर जनरल हो तो इस एरिया को संभालो, तुम वाइसराय हो तो तुम इस एरिया को संभालो, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जो बड़े बड़े हमारे फैक्ट्री इंडस्ट्री ये सब बन रहे थे, उनका डायरेक्ट कनेक्शन भारत से था। कैसे था? सबसे पहले उन्होंने भारत पे कब्जा किया, उसके बाद यहाँ पे वो रूल करना शुरू कर गए, वो भी कैसे? कॉलोनी बना के, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आज जो ब्रिटेन आपको दिखता है वो भारत के बदौलत ही है। बात समझ में आ रही है? हाँ, अलग बात है कि बाद में उन्होंने मेहनत किया, अपने कंट्री को और ज़्यादा उन्होंने निखारा, डेवलप किया, लेकिन शुरुआत तो भारत से ही हुआ, भारत के सामानों से हुआ। आगे बढ़ते हैं। इन द लेट 18th सेंचुरी, अच्छा यहाँ पे लेट 18th सेंचुरी कहा गया है। 18th सेंचुरी का मतलब, नहीं नहीं नहीं, सेंचुरी हमेशा एक कदम आगे चलता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि अभी हम लोग 21st सेंचुरी में है, लेकिन हम लोग लिखते क्या है अभी 2022, है ना। तो सेंचुरी हमारा आगे चलता है, लेकिन जो हमारा करंट ईयर है वो पीछे चलता है। तो यहाँ पे बात हो रहा है 18th सेंचुरी का, तो ये बात हो रहा होगा 70s का, है ना। और यहाँ पे लेट मतलब आखिरी, तो यहाँ पे लेट 18th सेंचुरी का मतलब यहाँ पे है 1780, 1790, 1795, 1785, यानी कि 70 के लास्ट वाला दौर, ठीक है। तो उस समय पे क्या हुआ ना कि द कंपनी वाज बाइंग गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग देम टू ब्रिटेन एंड मेकिंग प्रॉफिट थ्रू देयर सेल, यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत से सामानों को खरीदते थे। हालांकि यदि हकीकत में यहाँ पे बताऊं तो खरीदते थे कम, कब्जा करते थे ज़्यादा, यानी कि खरीदते थे कम और ज़बरदस्ती हड़प लेते थे ज़्यादा। तो वो यहाँ से सामानों को लेके जाते थे अपने देश ब्रिटेन, और वहाँ पे उसको बना के उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करके पूरे दुनिया में उसको बेचता था। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, वो बेच रहा तो प्रॉफिट भी उसी का होगा, है ना। तो ये उस समय पे करता था। उसके बाद विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन ब्रिटेन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे जैसे उनका बढ़ने लगा, मतलब कि उसके इंडस्ट्री में सामान जैसे जैसे बढ़ने लगे, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स began to see India as a vast market for their industrial products, यानी कि जैसे जैसे उनका इंडस्ट्री बढ़ने लगा, वहाँ पे सामान बढ़ने लगे, तो ब्रिटेन के बड़े बड़े उद्योगपति को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को ये लगने लगा कि इंडिया बहुत अच्छा जगह है कब्जा करने के लिए, और वहाँ से सामान को लेके आने के लिए सस्ते दामों में और महंगे दामों में उसको बेचने के लिए। मतलब कि अब जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक स्टेशनरी का दुकान है ना, यहाँ पे यदि आपको एक कॉपी महंगा मिलेगा तो क्या आप कभी खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। आप दूसरे स्टेशनरी में जाएंगे, वहाँ पे यदि कॉपी सस्ता मिलेगा तो ऑब्वियस ये बात है कि आप वहीं से खरीदना चाहेंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी हो रहा था। जो ब्रिटेन के बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, उन्होंने देखा कि भारत से सामान बड़ा ही सस्ते दाम में मिल जा रहा है, बहुत बार तो लूटपाट के भी लेके आ जाते हैं, तो भारत चलो, अपने सामानों को वहाँ से लो, ब्रिटेन लेकर आओ, बनाओ और पूरे दुनिया में बेचो, तो प्रॉफिट उनका बढ़ने लगा। तो ये उस समय पे हो रहा था भारत के साथ, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारत को शुरू से ही लूटा गया है, चाहे वो कम प्राइस देके या फिर प्राइस देके ही नहीं, लूट लिया गया, ठीक है। ये चीज उस समय पे होता था। तो इस चैप्टर में हालांकि इंटरेस्ट तो अब जग गया होगा कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए आगे हम लोग अगले वाले क्लास में बात करेंगे इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट के बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।